पहले थोड़ा कल जो हमने डिस्कशन की थी उसको रिव्यू भी कर लेते हैं। हमारे पास हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने से पहले हमने बात की थी कि हम थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन कौन से हैं, तो हमने इस पे बात की थी कि हमारे पास हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और यूजर्स। ठीक है, ये मेन हमारे पास कंपोनेंट्स कह सकते हैं। और हमने इसकी लेयर व्यू देखी थी कि हमारे पास लेयर व्यू अगर देखा जाए कंप्यूटर सिस्टम का, तो उसमें सबसे हमारे पास जो लोअर लेयर पे जो है वो हमारे पास हार्डवेयर है, और फिर इस तरह से हमारे पास हार्डवेयर के ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम्स हैं और फिर यूज़र। तो यूज़र किस तरह से एक्सेस करते हैं सिस्टम को, वो बेसिकली यूज़र का कनेक्शन होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है, और फिर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो कनेक्टेड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और फिर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कनेक्टेड होता है हार्डवेयर से। तो इस तरह से ओवर आर जो है ये हमारे आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम है, ये उसका ओवरव्यू है, उसकी लेयर सिस्टम है। हमने बात की थी कि ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का पर्पस क्या है, तो हमने ये देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम जो है बेसिकली उसका पर्पस जो है वो ये है कि टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब डिफरेंट डोमेन्स में हमारे पास डिफरेंट जो शोबे हैं उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। चाहे वो डोमेन जो है बिजनेस का है, तो बिजनेस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। जैसे बिजनेस के अंदर हमारे पास अकाउंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी तरह से जो ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, उनको ऑटोमेट करने के लिए ऑफिस ऑटोमेशन की सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड हो गया और हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मुख्तलिफ। अच्छा, फिर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पे अगर प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है उसको बनाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। तो मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका पर्पज़ क्या है कि टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। ये दोनों की कम्बिनेशन से जो है आपका जो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम का पर्पज होता है। ठीक है, तो हमने बात की थी। और फिर हमारे पास दूसरी नेक्स्ट हमने कहा कि भाई इस तरह भी हम कंप्यूटर सिस्टम के पर्पज को डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमारे पास उसका पर्पज हम बता सकते, उसको इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि जी वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा हम किस तरह से कह सकते हैं कि जी कंप्यूटर सिस्टम का जो पर्पज है वो है कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। और अगर हम ये पहली बात जो हमने देखी है उसको देखें तो उसमें भी हमने जो बात की कि कंप्यूटर सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं जो स्पेसिफिक डोमेन के लिए, तो वो क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम उसको भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंप्यूटर सिस्टम से यूज करके, तो उसके लिए हमने प्रोग्राम को यूज करना होता है, तो वो प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम हमारे लिए एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का पर्पज जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद हमने कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स देखे थे कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी मेन कंपोनेंट, प्रोसेसर हो गया, रैम, ठीक है, इस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये कीबोर्ड माउस हो गया, कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइसेस हो गई, और प्रिंटर मॉनिटर या आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ठीक है, इस तरह ये सीडी और हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई। ये सिस्टम बस है जिससे सारे कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, तो ये कंपोनेंट्स जो है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है इसको हम सिस्टम रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये हमारे पास सिस्टम की रिसोर्सेज है, कंप्यूटर सिस्टम की रिसोर्सेज है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा था कि भाई कंप्यूटर सिस्टम जो है सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक पॉइंट ऑफ व्यू हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास
एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि यूजर, कंप्यूटर यूजर जो है उसके दरमियान और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस है, ठीक है। और हम उसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरमीडियरी है, ठीक है। यूजर और कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसके दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस तरह से अगर हम कहेंगे जी ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और ये हमारे पास यूजर है, ठीक है, तो उसके दरमियान में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूजर जो है वो कम्युनिकेशन करेगा, हमारे पास यूजर कम्युनिकेशन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि जी ये हमारे पास है यूजर, ठीक है, ये हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और ये हमारे पास है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारे पास यूजर जो है वो एक्सेस करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो उसको रिसोर्सेज एक्सेस करनी है कंप्यूटर सिस्टम की, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्ट कंप्यूटर की हार्डवेयर को एक्सेस करके यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली जो है कंप्यूटर सिस्टम की हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए वो काम करके देता है। इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फिर हमें वो हमारे लिए वो काम करके देता है, मतलब यूजर ऐसी है, यूजर हम जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल दे सकता है? हाँ जी, कोई एग्जांपल दे। आमिर शाह, आप दो। आमिर शाह। हाँ जी, कोई एग्जांपल दें कि जिससे हमें ये आप बताएं कि जी हम किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के पास जाती है। कोई एग्जांपल दो सर। जी। हम जो वीडियो प्ले करते हैं तो उसके पे क्लिक करते हैं, वो इसके ठीक जरिए होता है। ठीक कह रहे हो, बताओ बताओ, ठीक कह रहे हो जी जी। ये सर, हम जिस तरह हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और जो कमांड जो है ना हम क्लिक करते हैं वो जो ऑन होता है, यही कंप्यूटर और यूजर की का इंटरेक्शन होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जो कमांड भी आप अप्लाई करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे उन्होंने बताया कि अगर हम मीडिया प्लेयर यूज करते हैं तो आप ये मीडिया प्लेयर को या मीडिया प्लेयर को आप एक्सेस करते हो, या चलो वीडियो फाइल है उस पर आप जब डबल क्लिक करते हो, ठीक है, तो वो फाइल जो है वो पड़ी होती है हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब हार्ड डिस्क को ये मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम भेजेगा कि इस फाइल को ले रीड करके इसको रैम में लोड करो, और फिर इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मीडिया प्लेयर को भी मैसेज उसको भी एक्टिवेट करेगा, और फिर वो मीडिया प्लेयर जो है वो उस फाइल को रन करके आपको बताएगा। अभी पीछे सारे काम हो रहे हैं, डेटा जो है वो हार्ड डिस्क रीड हो रहा है, फिर रैम में आ रहा है, ठीक है, फिर वो रैम में प्रोग्राम लोड हो रहा है, फिर उसके बाद वो प्रोग्राम जो है प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये सारे काम जो है ये कौन कर रहा है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप कोई फाइल एक्सेस करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल कॉपी करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास यूएसबी में फाइल है, ठीक है, तो आप उसको एक्सेस करते हो, उसको कॉपी करना चाहते हो हार्ड डिस्क में, तो आप जब कॉपी पेस्ट कमांड देते हो या ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ठीक है, जो मेथड है यूएसबी से हार्ड डिस्क में कॉपी करने का, फिर उसमें हाँ यूएसबी से डाटा को रीड करना, उसको ये मैसेजेस कंट्रोल सिग्नल्स भेजना, तो वहाँ से डाटा को रीड करना, तो फिर उस डाटा को हार्ड डिस्क के अंदर फ्री स्पेस आइडेंटिफाई करके वहाँ पे राइट करना, ये कौन कर रहा होता है? ये सारे मैसेजेस दोनों डिवाइसेस को, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर के लिए सिस्टम का जो यूज है वो आसान बना देता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा था कि जी हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास एक रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है। मतलब क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऐसा प्रोग्राम है जो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है। मैंने इससे पहले भी बताया कि रिसोर्सेज क्या चीज़ है। रिसोर्सेज जो मैंने पीछे स्लाइड, ये हमारे पास रिसोर्सेज है, ये जो आपको प्रोसेसर नज़र आ रहा है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, कीबोर्ड, मॉनिटर, रोम, रैम, ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एज ए रिसोर्स मैनेजर काम करता है और एलोकेट करता है रिसोर्सेज और डी एलोकेट करता है रिसोर्सेज। ये किसको करता है? ठीक है, ये किसको करता है? ये रिसोर्सेज एलोकेट और डी एलोकेट बेसिकली आप कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं,
तो वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होते हैं तो उनको डिफरेंट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वो रिसोर्सेज पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको प्रोवाइड करता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, और वो प्रोग्राम कौन सा जी, वो प्रोग्राम है एम एस वर्ड, ठीक है, मैं कहता हूँ वो एम एस वर्ड प्रोग्राम है, ठीक है, और एम एस वर्ड प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करना है। अब ये जो एम एस वर्ड प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट आप जब करवाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कौन कौन से रिसोर्सेज देगा, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जो रिसोर्सेज देगा, सबसे पहले तो ये कि ये प्रोग्राम होगा हार्ड डिस्क, ठीक है, तो उसको वो रिसोर्स देगा, सबसे पहले हार्ड डिस्क से उसको रैम में लोड करेगा, ठीक है, ठीक, उसके बाद इस लोड होने के बाद इसको प्रोसेसर जो है एलोकेट होगा सीपीयू, ठीक है, और उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी। ये सिंपल से मैंने कुछ बता दिए, इसमें बहुत सारे और भी स्टेप्स होंगे, लेकिन चलो सबसे सिंपल हमने कह दिया कि जी सबसे पहले जब ये होगा तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस प्रोसेस को रैम में स्पेस एलोकेट करेगा, ठीक है, और प्रोसेसर इसको एलोकेट करेगा, और उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका, आपके अगर यूज कर रहे हैं विंडोज को, विंडोज 8 या विंडोज 10, तो उसको ये सारी रिसोर्सेज एलोकेट करना, रैम रिसोर्स, प्रोसेसर रिसोर्स, इसके अलावा अगर उसको कोई प्रिंटर एक्सेस करना है या कोई और डिवाइस एक्सेस करनी है, हार्ड डिस्क एक्सेस करनी है, कुछ भी, वो भी इसको एलोकेट करेगा, ठीक है, तो ये हो गया कि जी एलोकेशन और डी एलोकेशन की बात होगी। और फिर हमारे पास दूसरी बात डी एलोकेशन, डी एलोकेट, इट आल्सो डी एलोकेट्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो किस तरह से करेगा, जब हमारे पास ये एम एस जो हमने बात की, एम एस वर्ड प्रोग्राम रन हो रहा था, उसमें सारी रिसोर्सेज एलोकेट हुई, ठीक है, और जब उसके बाद ये अपना काम, ये प्रोग्राम खत्म कर लेगा, ठीक है, तो इसको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, तो रैम में जो स्पेस इसको दी गई थी वो इससे वापस ले ली जाएगी, सीपीयू जो एलोकेट किया था वो इससे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है, तो इसको डी एलोकेशन कहते हैं। जो रिसोर्सेज इसको दी थी वो उससे वापस ले ली जाएंगी, तो इसको डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, जो भी है आपका लाइनेक्स है या विंडोज है या एंड्रॉइड है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स हमने देखे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स में एक गोल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर को, यूजर के लिए प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करे, ठीक है, जिससे उसकी प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, और दूसरा उसके बाद वो यूज़र के लिए सिस्टम का जो यूज़ है उसको, उसके लिए कन्वीनियंट बना दे, यूजेबल बना दे। तो इसकी हमने कल कुछ डिस्कशन की थी कि किस तरह से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र के लिए कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो इजी कर लेता है या कन्वीनियंट कर लेता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे माज आप बताएं, माज आप बताएं कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है इसमें कि वो हमारे लिए कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो आसान बना देता है। कोई एक एग्जांपल नहीं। माज, माज अहमद, अच्छा, हसनैन अली आप बताएं। माज को तो आवाज़ नहीं आ रही, क्या करें जी। अब्बास आप बताएं, अब्बास, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? ये सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अरे ज्यादातर अरे लोग सर, सोए हुए हैं। इसमें आमिर इसमें शाह आप, अरे ज्यादातर आमिर शाह आप बताएं। मैं बता दूं सर। सर सर नेटवर्क का मसला है, नेटवर्क का मसला है, बाद औकात आपकी आवाज कट जाती है। अच्छा चलो, आमिर शाह आप बताओ, जिसको आवाज़ आ रही हो ये बताओ। सर सर मैं बता रहा हूँ, ये सर मैं बता रहा हूँ। सर सर कंप्यूटर जो है ना हमारे काम को आसान बना देता है, जैसे कि डेटाबेस से जो नादरा के पास है, ये सब काम जो है ना सर पहले मैनुअल होता था, जिसमें बहुत गलतियां हो जाती थी और बहुत मुश्किल काम था। अब जो है ना कंप्यूटर आया हुआ है, कंप्यूटर का सामान है, ये बहुत आसान बनाता है। इसके ज़रिए से जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन होता है वो भी आसान बनाते हैं। मुख्तलिफ पर्पज से कंप्यूटर इस्तेमाल होने की वजह से वो बहुत आसान बना देता है। देखो मेरा सवाल पहले सुनो।
मैंने कहा है कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है। कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला है वो, उसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ विंडोज़ का यूज़र, जैसे मैं विंडोज़ का यूज़र हूँ ना, सर मेरे लिए विंडोज़ ने कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करना आसान बनाया हुआ है। इसकी मिसाल लो, मैं यूज़र हूँ, चलो मैं यूज़र हूँ, ठीक है, और मैं कंप्यूटर अपना लैपटॉप यूज़ करता हूँ, इसमें विंडोज 7 है। इसका इस्तेमाल मेरे लिए विंडोज 7 ने आसान बनाया है। इसकी भी मिसाल ले लो। सर सर जो पहले लिनक्स और लिनक्स होता था, वो ब, वो सर आप बता रहे ठीक कह रहे हो, बोलो। ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, बोलो। सर। सर विंडोज जो है ना हमारी काम आसान बनाता है, क्योंकि ये जीयूआई में बना हुआ है। और इससे पहले जो लिनक्स था वो, वो जो है ना कमांड लाइन था, वो मुश्किल था। ठीक है, सही सही आपने बताया। जैसे उन्होंने बताया कि जी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल आसान बनाता है। मैंने आपको दो एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था जिस तरह से आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए आपके पास है कमांड लाइन इंटरफेस, उसको कहते हैं CLI, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपके पास GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो CLI से GUI की तरफ क्यों आए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर, कि भाई इस कमांड लाइन इंटरफेस में आपको कमांड देनी पड़ती थी। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको जो है आपके सामने जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, टूल बार्स हैं, ठीक है। तो सारे वो इस किस्म के इंटरफेस को, इस किस्म के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना आसान है, ठीक है। आप देख लें, आप इसको यूज़ करें विंडोज़ को, तो उसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। आप जिस प्रोग्राम को क्लिक करते हैं, ठीक है, और वो खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इस फाइल की टाइप क्या है। अगर आप डॉक्यूमेंट की फाइल को डबल क्लिक करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको MS वर्ड भी ओपन कर लेता है। अगर आप एक मीडिया फाइल को डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, वो उसको मीडिया प्लेयर में ओपन करता है। आपको उसको नहीं बताना पड़ता, वो आपके लिए हर काम को आसान करता है। इसी तरह से अगर आपको जिप फाइल है तो वो फौरन से विनजिप या दूसरा जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है वो उसके लिए एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसान, आपको कम से कम जो है एफर्ट करनी पड़े और आपका काम हो सके, ठीक है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट डिवाइसेस एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हार्ड डिस्क को आप एक्सेस कर रहे हैं, CD रोम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, या DVD, तो हर एक डिवाइस है उसकी नोइयत जो है बेस लेवल पे डिफरेंट है। हार्ड डिस्क डेटा जो है वो डिफरेंटली रीड और राइट होता है। इस तरह से DVD एक्सेस कर रहे हैं तो डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन आपको दोनों के लिए सेम एक विंडो नजर आती है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सिस्टम को यूज करना। अच्छा जी, तो तीसरी नेक्स्ट जो है, जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका, उसकी हार्डवेयर जो है उसको एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है। कि अब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके प्रोसेसर को का मैनेजर है, ठीक है, और आपकी रैम का मैनेजर है, ठीक है, उसको मैनेज कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस तरह से रैम को और प्रोसेसर, इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना है। कि अगर रैम है तो रैम के अंदर अगर प्रोसेस लोड करने तो इस तरह करने हैं कि उसमें स्पेस ज़ाया ना हो। तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आपके पास ये रैम है, ठीक है, और रैम जो है, रैम के अंदर कोई प्रोसेस जो है उसको वहाँ पे लोड करना है, तो उस प्रोसेस को स्पेस चाहिए। मिसाल के तौर पे ये उसको 1 MB की स्पेस चाहिए, ठीक है, तो ये इसको 1 MB एलोकेट करता है, तो ये एफिशिएंट है। अगर ये इसको 1 MB की बजाय 5 MB कर देता है तो ये हमारे पास बहुत सारी स्पेस ज़ाया हो जाएगी। ये 4 MB की जो स्पेस है यहाँ पे ज़ाया हो जाएगी। तो क्या होगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ना होगा, टाइम जो है वो प्रॉपर्ली सही यूटिलाइज नहीं, और जो रिसोर्स है रैम रिसोर्स वो हमारे पास ज़ाया हो रही है, हमारी मेमोरी ज़ाया हो रही है। तो इस तरह की स्कीम यूज़ की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जिससे रैम का जो है वो रैम और इस तरह और जो रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसर है, ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन वो एफिशिएंटली हो सके। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था सिंगल यूजर सिस्टम है, उसको हमने बात की।
हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम है। उसमें हमने पहले सिंगल यूजर सिस्टम पे बात की। सिंगल यूजर सिस्टम हमारे पास बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर ये जो सिस्टम है वो हमारे पास सिंगल यूजर सिस्टम है। ऐसे सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऐसे कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक यूज़र करता है, ठीक है। जैसे उसमें हमारे पास जो मिसाल है, हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स की। पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनका यूज़र जो है, जो इस्तेमाल करने वाला जो है वो एक सोल, एक ही उसका ओनर होता है, वो ही उसको यूज़ करता है, ठीक है। अब ये पर्सनल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, या इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इससे पहले पर्सनल कंप्यूटिंग से पहले एक कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर टाइम शेयरिंग सिस्टम इस्तेमाल होते थे। पर्सनल कंप्यूटर जब हमारे पास उस वक्त आए जबकि हमारे पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसकी प्राइसेस, प्रोसेसर, रैम, उनकी प्राइसेस कम होगी, तो पर्सनल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले पर्सनल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त कंप्यूटर सिस्टम बहुत महंगे थे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास मेन फ्रेम सिस्टम होते थे, ठीक है, और वो भी फिर बहुत सारे लोग उसको शेयर करते थे, ठीक है। तो वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास होते थे और एक जो इंडिविजुअल है वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती थी कि वो इन सिस्टम को खरीद सके, वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट उस वक्त आया कि जब हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर की जो प्राइस है वो कम हो गई, ठीक है, और जो वेंडर्स थे, जो कंप्यूटर्स बनाने वाले थे, वो फिर इस काबिल हुए कि उन्होंने ऐसी कंप्यूटर्स बनाए कि वो मार्केट में ऑफर कर सकें और उसको एक इंडिविजुअल, एक बंदा जो है उसको परचेज कर सके, ठीक है। तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमारे पास आजकल अगर आप देख लें तो पर्सनल एयरप्लेन इतना नॉर्मली कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जहाज जो है एक महंगी चीज़ है, वो कोई नहीं खरीद सकता, वो करोड़ों रुपए में उसकी, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, करोड़ों रुपए में आता है, तो वो कोई पर्सनली नहीं रख सकता। वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है PIA या वो जो है ले लेते हैं और फिर आप उनकी टिकट लेते हैं। पर्सनल जो है ना प्लेन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आगे कुछ सालों में, 5-10 सालों में टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाती है, ऐसे ड्रोन आ जाते हैं और ऐसी उसमें चीज़ें आ जाती हैं, प्राइस लो हो जाती है कि अब आप उसको खरीद सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके पर्सनल एयरप्लेन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसी तरह पर्सनल कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट भी जो है ये तकरीबन मिड 80s में जो है ये कॉन्सेप्ट आया है। उससे पहले जो है ये पर्सनल कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इस ये पर्सनल कंप्यूटर जो है इनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं वो सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं, क्योंकि उनको एक ही यूजर इस्तेमाल करना होता है। और ऐसे सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको, जो सिंगल यूजर है उसके लिए उस सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो इस तरह से हो कि इंटरेक्टिव सिस्टम हो, और उसके अंदर कोशिश की जाती है कि जो यूजर जो है उसको कन्वीनियंस जो है प्रोवाइड की जाए, इन द सेंस कि उसको ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाए कि वो उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसकी एक मिसाल जैसे हमने GUI की थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे सिस्टम में। अब तो सब में ही है, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे जो हमारे पास जो हमारा एक डेस्कटॉप यूज़र है उसके लिए इस किस्म के सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा इसमें फोकस होता है कि यूज़र को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, रिस्पॉन्सिवनेस पे, कि जो वो टास्क कर रहा है उसके रिस्पॉन्स उसको फास्ट मिले, इसका फोकस होता है। इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, यूज़र उसके साथ इंटरेक्शन करता है, कमांड देता है, उसको टास्क देता है, वो इंटरेक्टिवली रिप्लाई करता है वो सिस्टम, ठीक है। तो इंटरेक्टिव सिस्टम होते हैं। और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो सिंगल यूजर सिस्टम है इसके अंदर अभी करंटली आप देख लें, जो हमारे पास विंडोज़ जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके Windows 7 या Windows 8 है, ठीक है। तो उसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं कि जो बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल की जाती थी, जिस तरह से मल्टी प्रोसेस की बात की जाए, तो हमारे पास जो बड़े मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे जिसको एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस करते थे, उसमें ये टेक्नोलॉजी या टेक्निक यूज़ की जाती है जिसके अंदर एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। और एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र भी एक्सेस करते थे उन सिस्टम को। तो वो सब चीज़ें अब आपके जो करंटली मॉडर्न आपके सिस्टम है, सिंगल यूजर सिस्टम, जिस तरह से आपको मैंने एग्जांपल दी, विंडोज़ है जो आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास यू कैन रन मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक है, एंड इट कैन
बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स, ठीक है, इस तरह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नॉर्मली आप एक ही यूजर उसको इस्तेमाल करते हो, लेकिन एक से ज़्यादा यूजर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी भी जो है सिस्टम में करंटली इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, इस किस्म के सिस्टम में क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो एक ही सोल यूज़र होता है, इसका एक इंडिविजुअल होता है, तो इस वजह से इस किस्म के सिस्टम में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवांस प्रोटेक्शन फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो मल्टी यूज़र जो बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे पास मेन फ्रेम में इस्तेमाल होते थे, ठीक है, या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहे हैं सिस्टम को, तो हर यूज़र की अपना डाटा होगा, हर यूज़र का अपने प्रोसेस रैम में रन हो रहे होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरफेयर ना करें। तो इस किस्म की प्रोटेक्शन फीचर्स की ज़रूरत होती है वहाँ, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सिंगल यूज़र सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स है करंटली सिंगल यूज़र सिस्टम की, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास विंडोज़ में है, मैक आपका हो गया, यूनिक्स, ठीक है, लिनक्स, इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास सिंगल यूज़र सिस्टम आ गए हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बैच सिस्टम्स। बैच सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमारे पास शुरू में जो सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आए थे, तो उस वक्त जो हमारे पास सिस्टम होते थे वो बैच सिस्टम होते थे। वो सिस्टम जो होते थे उनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, उनके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस उसके अंदर इस्तेमाल होती थी डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, और उसकी मेमोरी भी कम होती थी। इस वजह से एक तो उसके अंदर उसकी जो रैम जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रैम लिमिटेड होती थी, तो उसकी रैम में बहुत ज़्यादा प्रोसेस स्टोर नहीं हो सकती थी, ये एक उसके अंदर इशू था। दूसरा, उसके अंदर प्रोसेस को किसी प्रोसेस को लोड करना है, ठीक है, तो प्रोसेस लोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, ठीक है। इस वजह से उसके अंदर इस किस्म के सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस होते थे या प्रोग्राम्स होते थे उनके बैचेस बना के उनको रन किया जाता था, ठीक है। ये तकरीबन जो मेरा इसमें नॉलेज है बैच सिस्टम का, तो ये इसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन जो मिली है, जो हमारे असातिज़ा थे तो वो बताते थे, जो हमारे उस्ताद थे तो वो बताते थे कि हमने 1985 में ये सिस्टम यूज़ किया था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, तो उसमें वो कह रहे थे कि हम इस सिस्टम को यूज़ करते थे, अगर हमने कोई प्रोग्राम रन करना तो हम ऑपरेटर को जाके देते थे। तो इस किस्म के सिस्टम में यूज़र जो है वो डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, बल्कि यूज़र जो है वो ऑपरेटर को प्रोग्राम दे देता है और वो उसको रन करता है। और इससे एक इसके अंदर इस किस्म के सिस्टम में कोशिश की जाती थी, क्योंकि प्रोग्राम को लोड करने में बहुत टाइम लगता था, तो सिमिलर प्रोग्राम्स का बैच बना के उनको ऑपरेटर को दिया जाता था। ऑपरेटर क्या करता था, उसको उन प्रोग्राम सिमिलर प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके, जैसे अगर उसके पास प्रोग्राम आए हैं C++ के कुछ आए हैं, ठीक है, प्रोग्राम से कुछ फॉर एग्जांपल जावा के कुछ प्रोग्राम है मिसाल, तो उन वो क्या करता था कि सारे प्रोग्राम को इकट्ठा करके जावा के उनको रन कर दिया, ठीक है, सारे C++ के प्रोग्राम को इकट्ठा करके उनको रन कर दिया। ये क्यों करता था? ये इसलिए करता था कि हमारे पास रैम में अगर वो प्रोग्राम को लोड करता था, किसी प्रोग्राम को उसमें रन करना है, तो उसमें रैम के अंदर सबसे पहले वो उसको लोड करना था कंपाइलर, और कंपाइलर के बाद फिर वो प्रोग्राम उसको रन करेगा, ठीक है। तो अगर वो बैच ना बनाए और वो मिक्स करे, कंपाइलर को पहले लोड ना करे और बार बार लोड अनलोड करता रहे, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा होता था, ज़्यादा होता था। इस वजह से वो कंपाइलर को लोड करके जो प्रोग्राम